हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप लोग यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर फिजिक्स एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन की सीरीज मैंने चलाई है, जिसमें कल मैंने आप लोगों के साथ सॉलिड स्टेट फिजिक्स का एक लेक्चर डिस्कस किया था, जिसमें मैंने पीवाईक्यूज डिस्कस किए थे सारे के सारे सॉलिड स्टेट के। आज का जो लेक्चर है इसमें मैं न्यूक्लियर फिजिक्स के पीवाईक्यूज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि ये पीवाईक्यूज है तो अपने आप में इनकी इंपॉर्टेंस है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल भी सकते हैं, हो सकता है कि इनमें से ही कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो ये जो सेशन होंगे, जो कि मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन के सेशन होंगे, ये आपको बहुत बेनिफिट करेंगे, आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प इनसे मिलने वाली है आपको। तो जो भी लोग इन वीडियोस को देख रहा है, सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपी पॉलिटेक्निक दोनों के लिए ही जो रिवीजन प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच है वो लॉन्च हो चुके हैं। पॉलिटेक्निक वाला अभी 1 तारीख को लॉन्च होगा, जबकि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप लोगों को अगले 2 महीने, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम रहा नहीं है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम 30 अगस्त को होना है, जबकि यूपी पॉलिटेक्निक का 6 सितंबर को है, तो लगभग 2 महीने। तो 2 महीने के लिए जो क्रैश कोर्स होंगे या रिवीजन प्लस प्रैक्टिस बैच होंगे, ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो उसको ज्वाइन करने के लिए आप मेरा एप्लीकेशन निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें पूछा गया है, ड्यूट्रॉन हैज ओनली वन बाउंड स्टेट विद स्पिन पैरिटी 1 प्लस। स्पिन पैरिटी इसकी 1 प्लस दी हुई है, ठीक है। स्पिन पैरिटी 1 प्लस है, इस आइसो स्पिन 0 है, और इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट जो है वो 0.286 एम स्क्वायर मीटर स्क्वायर है, फर्मी स्क्वायर है। दीज डाटा सजेस्ट दैट द न्यूक्लियर फोर्सेज आर हैविंग। तो ये डाटा क्या सजेस्ट करता है कि न्यूक्लियर फोर्स जो हैं वो किस तरह के हैं। देखो भाई, सबसे पहली चीज, अगर यहां पर सेंट्रल फोर्स होता, इफ देयर वर सेंट्रल फोर्स, अगर यहां पर सेंट्रल फोर्स होता है ना, इफ देयर वर सेंट्रल फोर्स, तो सेंट्रल फोर्स होता तो यहां पर जो नॉन स्पिन वेव होती, यानी कि जो शेप होती वो कैसी होती, स्फेरिकल होती, या ऐसा बोल लो जो क्वाड्रुपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू 0 होती। ये जो Q है, Q का मतलब है क्वाड्रुपोल मोमेंट। क्वाड्रुपोल मोमेंट जो है वो क्या होता, 0 होता, और जो फोर्स होता वो कैसा होता, सेंट्रल फोर्स होता। पर यहां पर वी हैव, हमें जो यहां पर वैल्यू दी है क्वाड्रुपोल मोमेंट की, वो क्वाड्रुपोल मोमेंट की वैल्यू दी है 0.286, और ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है। ये ग्रेटर देन 0 का मतलब ये जो शेप है ये प्रोलेट शेप है। प्रोलेट शेप का मतलब हो गया ये किस तरह का फोर्स हो गया, ये नॉन सेंट्रल फोर्स हो गया, ये नॉन सेंट्रल फोर्स हो गया। और नॉन सेंट्रल फोर्स का मतलब हो गया टेंसर फोर्स हो गया। तो किस तरह का फोर्स लग रहा है, ये टेंसर फोर्स लग रहा है। और टेंसर फोर्स लग रहा है तो पहली चीज तो यहां पर आ गई टेंसर कंपोनेंट, तो ये ऑप्शन कट गया सी वाला, और ए ऑप्शन कट गया, और ये ऑप्शन कट गया। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ गया, टेंसर कंपोनेंट। यहां पर स्पिन साफ साफ दे ही रखी है, तो स्पिन डिपेंडेंसी तो आएगी न्यूक्लियर फिजिक्स में, है ना, न्यूक्लियस में। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट करस्पॉन्डिंग टू द फंडामेंटल पार्टिकल। इनमें से फंडामेंटल पार्टिकल कौन से हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल जो स्टैंडर्ड मॉडल को रिलेट करते हैं, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स belongs to fundamental particle belongs to the standard models, belong to the standard model। ये जो है किससे बिलोंग करते हैं, स्टैंडर्ड मॉडल से बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रॉन, और क्या एग्जाम्पल होता है इसका, फोटोन, और क्या इसका एग्जाम्पल होता है न्यूट्रिनो, और क्या एग्जाम्पल होता है इसका क्वार्क, और क्या एग्जाम्पल होता है क्वार्क। कंपोजिट पार्टिकल जो होते हैं, कंपोजिट पार्टिकल, तो कंपोजिट पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, जैसे प्रोटॉन हो गया। अब प्रोटॉन का जो क्वार्क कंपोजिशन है वो क्या होता है, यूडी। न्यूट्रॉन हो गया, तो न्यूट्रॉन का जो क्वार्क कंपोजिशन है वो होता है यूडीडी। यू का मतलब अपर क्वार्क, और डी का मतलब डाउन क्वार्क।
डी का मतलब क्या होता है, डाउन क्वार्क होता है, तो ये हो जाएगा यू डी डी। और इसी तरह से जो हमें दे रखा है, जो मीसोन दे रखा है, तो मीसोन का जो क्वार्क कंपोजिशन है वो क्या होगा, क्वार्क प्लस एंटी क्वार्क। तो ये किससे मिलके बनेगा, क्वार्क प्लस एंटी क्वार्क। तो देखो पहले में प्रोटॉन है, तो हमें तो फंडामेंटल पार्टिकल पूछा है, तो पहला वाला गलत हो गया, सेकंड वाला भी गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन, फोटोन एंड न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन, फोटोन एंड न्यूट्रिनो, तो एग्जाम सही आंसर कौन सा आ गया, सी आ गया। और डी कौन सा हो गया, क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, मीसोन, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट है, इन द बीटा डीके प्रोसेस द ट्रांजिशन 2+ से 3+ इज। सबसे पहले ये चेक करो कि जो स्पिन है उसके अंदर कोई चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या पैरिटी जो है उसके अंदर कोई चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि अगर पैरिटी के अंदर कोई चेंज नहीं होगा तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के अंदर जो है कोई चेंज नहीं होगा, और जो एंगुलर मोमेंटम, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैरीड होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, L = 0। पहले यहाँ चेक करो कि यहाँ पर जो पैरिटी है वो चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। तो यहाँ पर है 2+ और यहाँ पर है 3+, तो देर इज नो चेंज इन पैरिटी। तो नो चेंज इन पैरिटी, नो चेंज इन पैरिटी, तो पैरिटी में कोई भी चेंज नहीं है। तो पैरिटी में जो नहीं चेंज होने का मतलब है कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना जा रहा है, 0 जा रहा है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इट मीन्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैरीड अवे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैरीड अवे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैरीड अवे बाय द लेप्टॉन, बाय द लेप्टॉन इज 0। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रांजिशन हो गया, अलाउड ट्रांजिशन हो गया। दैट मीन्स इट इज अ अलाउड ट्रांजिशन, दैट मीन्स इट इज अ अलाउड ट्रांजिशन। ये कौन सा ट्रांजिशन है, अलाउड ट्रांजिशन है। अब इसके बाद दो तरह के ट्रांजिशन, फर्मी जो ट्रांजिशन है वो, और जो फर्मी सिलेक्शन रूल है वो, और उसके अलावा जो गेमाउ टेलर सिलेक्शन रूल है। तो सबसे पहले अगर फर्मी सिलेक्शन रूल को आप देखो, फर्मी सिलेक्शन रूल, तो फर्मी सिलेक्शन रूल ये कहता है कि जो डेल्टा जे है उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, है ना, डेल्टा जे की वैल्यू 0। पर यहां पर जो डेल्टा जे है, बट हेयर डेल्टा जे जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो फर्मी सिलेक्शन रूल तो ये है नहीं, तो फर्मी सिलेक्शन नहीं है तो गेमाउ टेलर होगा। तो जीटी को अगर चेक करोगे तो जीटी में क्या होता है, जीटी में होता है डेल्टा जे की जो वैल्यू है वो होती है 0 और +-1, एक्सेप्ट एक्सेप्ट 0 to 0, 0 से 0 यहां पर अलाउ नहीं होता, 0 से 0 अलाउ नहीं होता। तो यहां पर 2 से 3 हो रहा है तो 1 अलाउ है, तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रांजिशन हो जाएगा, ये हो जाएगा गेमाउ टेलर। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट, द सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला फॉर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कंटेन ऑफ सरफेस करेक्शन टर्म। देखो सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला जो बाइंडिंग एनर्जी का आता है उसको लिखा जाता है AVA, वॉल्यूम करेक्शन, एक होता है सरफेस करेक्शन, ये जो सेकंड टर्म है सरफेस करेक्शन वाला है। तीसरा है कूलम फोर्स करेक्शन जो लिखा था है Z-1 अपॉन A⁻1/3। और फिर आता है हमारे पास असिमेट्रिक पेयर का, वो आता है N-Z² अपॉन A। तो हमें सरफेस वाला टर्म पूछा है, तो सरफेस वाला टर्म कौन सा है, सेकंड वाला। तो यहां से हमारे पास जो करेक्शन आएगा, करेक्शन तो वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, A⁻2/3 के। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट, अ न्यूट्रॉन पासिंग थ्रू अ डिटेक्टर इज डिटेक्टेड बिकॉज ऑफ। एक न्यूट्रॉन जो डिटेक्टर से पास हो रहा है वो किस लिए डिटेक्ट होता है, वो डिटेक्ट होता है क्योंकि जो न्यूट्रॉन है वो सेकेंडरी पार्टिकल को प्रोड्यूस कर देता है। न्यूट्रॉन जो है वो सेकेंडरी पार्टिकल को प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, इसलिए जो न्यूट्रॉन है वो क्या होता है, डिटेक्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए
एग्जाम्पल के लिए अगर मैं मेरे पास लिखा है 10B बोरोन 10, इसके ऊपर मैं न्यूट्रॉन को गिराऊंगा तो यहां से क्या मिलेगा 7Li लिथियम, है ना, और 2He4 यानी कि अल्फा पार्टिकल जो है वो बाहर निकलेगा। तो ये क्या करेगा, सेकेंडरी पार्टिकल को प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से ये डिटेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट, द बेसिक प्रोसेस अंडरलाइंग द न्यूट्रॉन बीटा डीके, बीटा डीके बीटा माइनस है ये, है ना, कौन सा है, बीटा माइनस। तो बीटा माइनस जो डीके है उसमें क्या होता है, बीटा माइनस डीके में जो न्यूट्रॉन है वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन में। तो बीटा माइनस डीके लिखा जाता है एन, जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में चेंज होता है, और प्लस ई माइनस और प्लस ये वाली रिएक्शन। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो किस में आ रही है, वो आ रही है ए में। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट, इन द न्यूक्लियर शेल मॉडल द स्पिन पैरिटी ऑफ 15N इज गिवन बाय। तो 15N यानी कि नाइट्रोजन लिखा है तो एग्जैक्टली ये ऐसे लिखा होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो हो गए 7, और जो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो हो जाएंगे 8। तो ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है यहाँ पर, तो ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे वो कैसा लिखोगे, 1s 1/2, फिर यहाँ लिखोगे 1p 3/2, और फिर यहाँ लिखोगे 1p 1/2। तो 1s 1/2 इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो आएंगे 2, 1p 3/2 इसके अंदर टोटल आएंगे 6, 4 आएंगे तो 4 और 2 6, और यहाँ टोटल फिल करना है 7, तो यहाँ पर आएगा 1। तो लास्ट अनपेयर्ड जो रहेगा, जो लास्ट अनपेयर्ड हमारे पास जो रह जाएगा, तो लास्ट अनपेयर्ड कौन सा रह जाएगा, 1p 1/2। तो ये क्या हो गया, ये हो गया लास्ट अनपेयर्ड, ये क्या हो गया, लास्ट अनपेयर्ड हो गया। तो लास्ट अनपेयर्ड जो है 1p 1/2 है, तो यहाँ पर l जो है p, उस l की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो इसकी अगर आप पैरिटी निकालोगे तो पैरिटी जो है, पैरिटी पैरिटी कैसे निकलती है, -1 पावर l, पैरिटी निकलती है -1 पावर l। तो यहाँ पर -1 पावर 1 करोगे तो ये आएगा माइनस, माइनस का मतलब ये कौन सी पैरिटी हो गई, ऑड पैरिटी हो गई। ये कौन सी पैरिटी हो गई, ऑड पैरिटी। और ये 1/2 किसको शो करेगा, स्पिन को। स्पिन कितनी हो जाएगी, 1/2। तो ओवरऑल शो करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 1/2 माइनस। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट, वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स ऑन। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स किस पे एक्ट करते हैं, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स हेड्रॉन और लेप्टॉन दोनों के ऊपर एक्ट करते हैं, है ना, हेड्रॉन और लेप्टॉन दोनों के ऊपर एक्ट करते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, वीक इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन एक्ट्स ऑन, एक्ट्स ऑन, फर्स्ट लिखो क्वार्क्स, सेकंड लिखो लेप्टॉन्स। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा हो जाता है, एग्जाम्पल हो जाता है बीटा डीके जो वीक इंटरेक्शन का एग्जाम्पल होता है। एक हो जाता है हमारे पास मुऑन डीके, ये भी किसका एग्जाम्पल है, वीक इंटरेक्शन का है। एक हमारे पास एग्जाम्पल होता है न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो इंटरेक्शन, एक एग्जाम्पल होता है न्यूट्रिनो इंटरेक्शन। तो ये भी किसका एग्जाम्पल होता है, वीक डीके का एग्जाम्पल होता है। अब वीक फोर्स जो है वो दोनों के ऊपर एक्ट करते हैं। हेड्रॉन के ऊपर किसके थ्रू एक्ट करता है, ये लेप्टॉन्स के थ्रू, है ना, थ्रू क्वार्क्स। तो इन हेड्रॉन्स, इन हेड्रॉन्स वीक इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन अकर्स थ्रू, अकर्स थ्रू क्वार्क। हेड्रॉन के अंदर जो वीक इंटरेक्शन है वो किसके थ्रू होता है, क्वार्क के थ्रू होता है। और लेप्टॉन पे तो होगा ही होगा, एंड ऑल्सो एक्ट ऑन लेप्टॉन। तो लेप्टॉन तो मैंने यहां लिखा ही है, और क्वार्क के थ्रू किस पे कर रहे हैं, हेड्रॉन पे कर रहे हैं। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग डिसइंटीग्रेशन सीरीज ऑफ द हैवी एलिमेंट विल गिव 209 Bi बिस्मिथ एज स्टेबल न्यूक्लियस। तो हमारे पास 4 सीरीज होती हैं। सीरीज कौन कौन सी होती हैं, सीरीज हमारे पास होती है, पहली सीरीज होती है थोरियम, थोरियम जिसको हम कहते हैं 4n सीरीज, और इसका जो फाइनल प्रोडक्ट आता है थोरियम का वो आता है 208 Pb। दूसरी सीरीज होती है हमारे पास 4n+1 नेप्टूनियम, नेप्टूनियम,
नेप्टूनियम सीरीज जो होती है वो होती है 4n+1, और इसका जो प्रोडक्ट आता है फाइनल वो आता है 209 बिस्मिथ, 209 बिस्मिथ। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो तो आएगा नेप्टूनियम। इसके बाद जो तीसरी सीरीज होती है वो होती है एक मिनट रुकना है, क्या हो गया, हाँ, तीसरी सीरीज जो हमारे पास होती है वो होती है यूरेनियम। यूरेनियम सीरीज जो होती है वो होती है 4n+2, और लास्ट होती है हमारे पास एक्टीनियम। एक्टीनियम जो सीरीज होती है वो होती है 4n+3। तो यहाँ पर बिस्मिथ आ गया, यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा 4n+2 के अंदर वो आएगा 206 Pb, यहाँ पर 208, यहाँ पर 206, और यहाँ पर आएगा 207 Pb। तो तीन के अंदर Pb आ रहा है, किस किस के अंदर, यूरेनियम, एक्टीनियम, थोरियम। थोरियम के अंदर आ रहा है 208 जो 4n है, उसके बाद जैसे जैसे बढ़ रहे हैं ये गिर रहा है। यूरेनियम पर 206 आ रहा है, एक्टीनियम पर ये 207 आ रहा है ना। पहले 8 आया, फिर 6 आया, और फिर आया 7, तो ये गिर रहा है लगातार। यानी कि आप इसको ऐसे ऑर्डर में याद कर सकते हो, सबसे पहले थोरियम याद कर लो, फिर एक्टीनियम याद कर लो, उस पर 207 हो जाएगा, फिर यूरेनियम याद कर लो, उस पर 206 हो जाएगा। नेप्टूनियम एक अलग निकल रहा है 4n+1, जिसमें बिस्मिथ निकल रहा है, तो आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, नेप्टूनियम आ जाएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द क्वार्क मॉडल द K+ मीजोन इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग क्वार्क। आपको बताना है K+, तो K1 के जो कंपोजिशन होते हैं वो मैं लिख रहा हूं। तो K1 के जो कंपोजिशन होते हैं वो होता है US-। US- का मतलब हो गया U अपर क्वार्क हो गया, तो अप क्वार्क 2/3, और S मतलब स्ट्रेंजनेस होता है। तो स्ट्रेंजनेस में हमारे पास स्ट्रेंजनेस जो होता है S, देखो U का जो चार्ज होता है वो होता है +2/3, S का जो चार्ज होता है वो होता है -1/3, और S बार का जो चार्ज होगा वो हो जाएगा +1/3। ठीक है, इसी तरह से जो डाउन क्वार्क है उसका जो चार्ज होता है वो होता है -1/3। तो यहाँ S+ लिखा है, S बार लिखा है, S बार का कितना हो जाएगा 1/3। तो ये जो टोटल है कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो K+ का जो कंपोजिशन है वो हो जाएगा US बार। क्या कंपोजिशन हो जाएगा, US बार। इसी तरह से अगर आप K- का निकालोगे तो K- का हो जाएगा U बार और S। तो U बार कितना हो जाएगा, -2/3, ये हो जाएगा -1/3, तो ये हो जाएगा -1। तो अगर हमें के बार का पूछा जाए, यानी कि के माइनस का, तो वो हो जाएगा यू बार एस। हमें पूछा है K1+ का, तो K1+ का हो जाएगा यू एस बार। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग पार्टिकल्स, द प्रोटॉन P, द न्यूट्रॉन N, न्यूट्रल पायोन P पाई नॉट, एंड द डेल्टा रेजोनेंस डेल्टा प्लस। When ordered in term of decreasing lifetime, the correct arrangement is as follows। हमें इसका करेक्ट अरेंजमेंट बताना है लाइफ टाइम के अकॉर्डिंग। तो प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन प्रोटॉन इन सब में सबसे ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, और इसकी जो लाइफ टाइम है वो होता है 10⁻34 ईयर्स। इसका जो लाइफ टाइम है, ये टाइम है इसका लाइफ टाइम प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन जो है सबसे स्टेबल होता है। फिर आ जाओ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का जो लाइफ टाइम होता है वो होता है 880 सेकेंड्स, 880 सेकेंड्स। फिर आ जाओ न्यूट्रल पायोन। न्यूट्रल पायोन, तो न्यूट्रल पायोन यानी कि पाई नॉट, इसका जो लाइफ टाइम होता है वो होता है 8.4 इंटू 10⁻⁻70 सेकेंड्स। फिर आ जाओ आप डेल्टा रेजोनेंस। डेल्टा रेजोनेंस, तो डेल्टा रेजोनेंस यानी कि डेल्टा प्लस, इसका जो लाइफ टाइम होता है वो होता है 5 इंटू 10⁻24 सेकेंड्स। ठीक है, -24 सेकेंड। तो देखो कम हो रहा है लगातार। तो सबसे ज्यादा किसका आएगा, सबसे ज्यादा आएगा लाइफ टाइम P, फिर न्यूट्रॉन, फिर पाई नॉट, और फिर डेल्टा प्लस। फिर क्या आएगा, डेल्टा प्लस। यहां पर किसके थ्रू डिके हो रहा है, तो जो न्यूट्रॉन है इसका जो डिके होता है, कौन सा डिके होता है, ये बीटा डिके में जाता है। ये किस में, बीटा डिके में। ये जो पाई नॉट है ये किस में जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन में, ये जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन में। और जो है हमारे पास डेल्टा रेजोनेंस, डेल्टा रेजोनेंस जाता है स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में, ये किस में जाता है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में। और जो प्रोटॉन है वो रहता है स्टेबल, है ना। तो जो डिक्रीजिंग टाइम आ जाएगा, सबसे पहले प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, फिर पाई नॉट, और फिर जो न्यूट्रल पायोन जिसको बोलते हैं, और उसके बाद आ जाएगा डेल्टा प्लस, यानी कि डेल्टा रेजोनेंस प्लस। नेक्स्ट,
द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा ही जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल होगा। तो हीलियम की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, हीलियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो गिवन है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ड्यूट्रॉन की जो है तो ड्यूट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है, ड्यूट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी है? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा स्टेबल होगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मोर देन न्यूक्लियाई इज मोर स्टेबल। तो जो न्यूक्लियाई है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? ए आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्या आंसर आ जाएगा? ए। नेक्स्ट, न्यूक्लियाई विच आर बीटा माइनस एमिटर। वो न्यूक्लियाई जो बीटा माइनस एमिटर होते हैं, वो जो स्टेबिलिटी लाइन है, जो कर्व होता है हमारे पास एनजेड कर्व, उस कर्व में ये इसके ऊपर लाई करते हैं या नीचे लाई करते हैं, हमें ये पूछा है। तो ऊपर कौन लाई करते हैं? ऊपर लाई करते हैं बीटा माइनस, और नीचे जो लाई करते हैं वो करते हैं बीटा प्लस। भाई बीटा माइनस जो डिके है, बीटा माइनस डिके, उसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है? प्रोटॉन में। तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, ये रिएक्शन हम लिखते हैं। न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? प्रोटॉन के अंदर। ठीक है। और जो हमारे पास बीटा प्लस डिके है, बीटा प्लस डिके में कौन कन्वर्ट होता है? जो प्रोटॉन है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है? न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट होता है। तो जो बीटा माइनस डिके है वो कहाँ लाई करेगा? वो अबव द बीटा स्टेबिलिटी लाइन। ये जो लाइन है इसके ऊपर जाएंगे बीटा माइनस वाले, और जो नीचे आएंगे वो कौन से आएंगे? बीटा प्लस वाले आएंगे। नेक्स्ट, द न्यूक्लियर रिएक्शन, ये जो रिएक्शन दी है 4 1H1 और ये मिलकर बना रहे हैं हीलियम 2He4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए और टोटल एनर्जी आ गई 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो रिएक्शन है जिसमें 4 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना रहे हैं, ये रिएक्शन सन के अंदर होने वाली रिएक्शन जैसी है, जिसको फ्यूजन रिएक्शन बोला जाता है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? फ्यूजन आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? फ्यूजन। अगला है द बेरन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द लेप्टन नंबर ऑफ प्रोटॉन, बेरन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द लेप्टॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां लिख लेता हूं मैं प्रोटॉन और यहां लिख लेता हूं मैं इलेक्ट्रॉन। यहां इनका बेरन नंबर चाहिए, यहां इनका लेप्टन नंबर चाहिए। जो प्रोटॉन का बेरन नंबर होता है +1 और लेप्टन नंबर होता है 0। फिर इलेक्ट्रॉन का जो बेरन नंबर होता है वो होता है 0 और लेप्टॉन नंबर होता है +1। तो प्रोटॉन का सबसे पहले कौन लिखा है? प्रोटॉन। तो बेरन नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, बेरन नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 1 होगा। तो पहला 0 लिखा है, ये ऑप्शन काट दो, ये डी ऑप्शन भी काट दो। तो पहला आएगा 1 1 1 सही लिखा है। फिर दूसरा है द लेप्टॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन, लेप्टॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 0। लेप्टॉन नंबर कितना आएगा? 0 और यहाँ लिखा है 1, तो ये ऑप्शन कट गया। तो सही ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ जाएगा? सी आ जाएगा। नेक्स्ट है द डेड टाइम ऑफ अ प्रोपोर्शनल काउंटर इज। डेड टाइम क्या होता है? डेड टाइम वो टाइम इंटरवल है जिसमें कि जो कोई भी हमारे पास काउंटर है उसने जो रेडिएशन को डिटेक्ट किया है, रेडिएशन को डिटेक्ट करने के बाद इमीडिएटली वो किस में आ जाता है? रेस्ट में आ जाता है। और उस टाइम वो किसी भी इंसिडेंट जो रेडिएशन है उसको डिटेक्ट नहीं करता। तो वो जो टाइम है उसको हम कहते हैं डेड टाइम कहते हैं। तो अलग अलग जो काउंटर है उसका जो डेड टाइम है अलग अलग होता है। जैसे कि अगर मैं प्रोपोर्शनल काउंटर की बात करूं तो प्रोपोर्शनल काउंटर का जो डेड टाइम है, प्रोपोर्शनल काउंटर का जो डेड टाइम है उसकी जो वैल्यू है वो होती है 1 से लेकर 2 म्यू सेकेंड्स। 1 से लेकर 2 म्यू सेकेंड्स के बीच में कौन सा आ रहा है? 1.5। तो हमारे पास जो आंसर है वो कौन सा आएगा? ए आएगा। ठीक है, क्या आएगा? ए आएगा। इसी तरह से मान लो यहाँ पर होता जीएम काउंटर, तो जो जीएम काउंटर है, जीएम काउंटर मतलब गाइगर मुलर, तो गाइगर मुलर काउंटर के लिए उसका जो डेड टाइम होता है गाइगर मुलर के लिए वो होता है 100 से 300 म्यू सेकेंड्स, है ना। ये सारे म्यू सेकेंड्स में चलेंगे। ठीक, 100 से 300 ये किसका होता है? गाइगर मुलर का। तो जो डी ऑप्शन या बी ऑप्शन आपसे पूछा जाता तो ये किसका हो सकता था? ये गाइगर मुलर का हो सकता था। इसी तरह से आपसे पूछा जाता आयोनाइजेशन चैम्बर, तो आयोनाइजेशन चैम्बर का तो नेग्लिजिबल जो है प्रोपोर्शनल जो काउंटर टाइम होता है, डेड टाइम होता है। तो आयोनाइजेशन चैम्बर का आंसर इसमें नहीं मिलता। फिर एक होता है हमारे पास सेमीकंडक्टर डिटेक्टर, तो सेमीकंडक्टर का होता है 10⁻⁻7 से 10⁻⁻6
म्यू सेकंड्स तक। इसी तरह से अगर हमसे पूछा जाता है सिंटलेशन डिटेक्टर, तो उसमें इसका टाइम होता है -8 से लेकर 10⁻⁻8 से और 10⁻⁷ सेकंड्स तक। तो हमें पूछा है प्रोपोर्शनल काउंटर, तो प्रोपोर्शनल काउंटर का आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, है ना। आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरी आपकी कंसेप्ट आपके क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत आराम से सॉल्व हो सकते हैं। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।